दोस्तों, जब 10 अगस्त 1996 के दिन अमर नाइक का एनकाउंटर किया गया, उसके बाद विजय सालस्कर मुंबई पुलिस के सबसे चर्चित ऑफिसर थे। लेकिन उनका अगला टारगेट अमर नाइक से ज्यादा भी ताकतवान था। वो अपना गैंग दगड़ी चौल से चलाता था। उसका नाम था अरुण गौली। अरुण गौली तब तक सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा था, वो राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहा था। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुंबई में वो एक नया पावर सेंटर तैयार करने की कोशिश कर रहा था। 30 अप्रैल 1996 को शिवसेना के नेता जयंत जाधव का उनके दादर के घर में मर्डर किया गया। जयंत जाधव को बाला साहेब ठाकरे का बहुत ही करीबी माना जाता था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि इस मर्डर के पीछे कोई लोकल गैंग्स का हाथ होगा, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, तब मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अरुण गौली गैंग के तरफ इशारा करने लगा था। उस वक्त अरुण गौली तो जेल में था, लेकिन फिर भी पुलिस का यह कहना था कि जयंत जाधव के मर्डर की प्लानिंग जेल के अंदर ही की गई थी। कुछ समय बाद अरुण गौली को जेल से जमानत मिल गई, वो छूट के बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई, अखिल भारतीय सेना। दोस्तों, अब सिर्फ लड़ाई अंडरवर्ल्ड की नहीं थी। अरुण गौली शिवसेना के राजनीतिक इलाके में कदम रख चुका था। इसी दौरान शिवसेना के एक बहुत बड़े नेता ने विजय सालस्कर को अकेले मिलने बुलाया। विजय सालस्कर जब उस नेता को मिलने गए तो एक कमरे के अंदर जाने से पहले उन्होंने अपनी .38 सर्विस रिवॉल्वर और उनके पास जो 3 मोबाइल फोन हुआ करते थे, वो तीनों मोबाइल फोन, ये सब कुछ बाहर रखने के बाद ही वो उस कमरे के अंदर गए। इतनी सीक्रेट मीटिंग थी ये। कुछ देर बातचीत करने के बाद उस नेता ने सालस्कर से कहा कि गौली गैंग के खिलाफ बहुत ही ताकत से काम करना है। दोस्तों, अमर नाइक के एनकाउंटर के बाद राजनीति के अंदर, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर और सरकार को भी ये अब लगने लगा था कि अगर कोई एक पुलिस ऑफिसर है जो अरुण गौली की ताकत को तोड़ सकता है तो वो है विजय सालस्कर। सालस्कर को साफ संकेत दिया गया था कि इस ऑपरेशन में उन्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा सरकार की तरफ से। दोस्तों, इस मीटिंग के बाद दगड़ी चौल के एग्जैक्ट सामने एक पुलिस चौकी बनाई गई। दगड़ी चौल सेंट्रल मुंबई के भाईखला इलाके के अंदर है और कई सालों से उसे गौली गैंग का गढ़ माना जाता है। विजय सालस्कर का कद मुंबई पुलिस में बहुत बड़ा हो चुका था और इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी विजय सालस्कर ने वो जो दगड़ी चौल के सामने जो छोटी सी पुलिस चौकी बनाई थी, उस चौकी के अंदर बैठना स्वीकार किया। वो अक्सर AK-47 लेकर दगड़ी चौल के बाहर घूमते थे। ये सिर्फ एक सेफ्टी नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल गेम था। अरुण गौली विजय सालस्कर से डर चुका था। गौली गैंग में ऑलमोस्ट सभी को लगता था कि एनी टाइम, कभी भी पुलिस और सालस्कर दगड़ी चौल में घुस सकते हैं। अरुण गौली ने तो उसे चक्रम कहना शुरू कर दिया था सालस्कर को। जब अरुण गौली दगड़ी चौल के बाहर निकलता था ना, तब वो महिलाओं का घेरा बना के बहुत सारी लेडीज के बीच में बाहर निकलता था, क्योंकि उसे पता था कि लेडीज के ऊपर पुलिस फायरिंग नहीं करेगी। गौली ने अपने वकीलों के जरिए हाई कोर्ट के अंदर शिकायत भी की थी कि विजय सालस्कर AK-47 लेके उसकी जान के पीछे पड़े हैं। 18 जुलाई 1997 के दिन अरुण गौली की जो पार्टी थी, अखिल भारतीय सेना, उसके जरिए एक विशाल मोर्चा निकाला गया था। वो मोर्चा हुतात्मा चौक तक निकाला गया था और उस वक्त के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस मोर्चा के अंदर लाखों लोग शामिल हुए थे। एक गैंगस्टर खुलेआम सरकार को राजनीतिक चुनौती दे रहा था। लेकिन ठीक एक महीने बाद इस मोर्चा जिस दिन निकाला था, उस मोर्चा से लेके एग्जैक्टली एक महीने बाद गौली गैंग ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने सरकार को और पुलिस को मौका दे दिया पूरी ताकत से गौली गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने का। 18 अगस्त 1997 के दिन साउथ मुंबई के नरीमन पॉइंट के ऊपर एक ऑफिस था। एक जाने माने बिल्डर थे जिनका नाम था नटवरलाल देसाई, और इनका मर्डर किया गया था। नरीमन पॉइंट उस वक्त का बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट था। आज भी वो बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। उसी एरिया से कुछ ही दूरी के ऊपर मंत्रालय है। इतने संवेदनशील इलाके के अंदर, हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर दिन दहाड़े अगर मर्डर किया गया हो तो उसकी गूंज दूर दूर तक पहुंची, दिल्ली तक
इस मर्डर की खबरें पहुंची। 20 अगस्त 1997 के दिन उस वक्त के डीसीपी, क्राइम ब्रांच के डीसीपी परमवीर सिंह के नेतृत्व में एक रेड की गई दगड़ी चौल के ऊपर। दगड़ी चौल कोई सामान्य चौल नहीं थी। अंदर जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए कई छुपे रास्ते बनाए गए थे। पुलिस को किचन के अंदर जो सिंक होता है ना, उस सिंक के नीचे, बाथरूम के अंदर और पूजा का जो जगह होता है, पूजा घर जो होता है घर के अंदर, उस पूजा घर के अंदर ऐसे अलग अलग जगह पर एक गुप्त खाने बनाए हुए थे और उन खानों के अंदर लोग छिपे हुए थे। जब रेड हुई तब उन लोगों को रेड के अंदर पुलिस ने बाहर निकाला। वहां एक सुरंग भी थी जो सीधा दगड़ी चौल से बाहर निकलती थी। सबसे बड़ा सरप्राइज इस रेड का तो यह था कि पुलिस को एक बॉक्स बेड के अंदर, जब वो बॉक्स बेड खोला गया, उस बॉक्स बेड के अंदर अरुण गौली छिपा हुआ मिला। अरुण गौली के बाजू में एक कार्बाइन रखी हुई थी, लेकिन जब पुलिस ने उस बॉक्स बेड को खोला तब अरुण गौली ने फायर करने की कोई कोशिश नहीं की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नटवरलाल देसाई के मर्डर के करीब 3 दिन बाद विजय सालस्कर की टीम ने गौली गैंग के एक बहुत ही खास आदमी को एनकाउंटर के अंदर मार गिराया। उस आदमी का नाम था गणेश भोसले, जिसे वकील भी कहते थे। यह एनकाउंटर कुर्ला ईस्ट के अंदर किया गया था। गणेश वकील कोई एक मामूली शूटर नहीं था गौली गैंग का। वो गौली गैंग के स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के अंदर और ऑपरेशंस की प्लानिंग के अंदर हमेशा इन्वॉल्व रहता था। गणेश वकील को मारने के बाद विजय सालस्कर ने अपना ध्यान गौली गैंग के सबसे पावरफुल शूटर के ऊपर फोकस कर दिया और उस शूटर का नाम था सदानंद पावले, जिसे सदा पावले भी कहते थे और सदा मामा भी कहते थे। सदा पावले अरुण गौली का राइट हैंड था। उसके हिंसक स्वभाव और गुस्से की वजह से बाकी के लोग तो छोड़ो, गौली गैंग के लोग भी उससे डरते थे। मुंबई पुलिस के कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उसे ढूंढ रहे थे, सदा मामा को ढूंढ रहे थे, लेकिन हर बार वो मुंबई पुलिस से एक कदम आगे रहता था और मुंबई पुलिस के हाथ में नहीं लगता था। कई महीनों तक विजय सालस्कर ने अपने खबरियों के जरिए, अपने बाकी के सोर्सेस के जरिए सदा मामा की मूवमेंट पर नजर रखी और आखिरकार उसे एक दिन एक खबर मिली कि सदा पावले अपनी फैमिली के साथ और विजय टंडेल के साथ शिरडी जाने वाला है। शिरडी जाने के लिए सदा पावले की गाड़ी को घाटकोपर ईस्ट के राजावाड़ी जंक्शन से गुजरना था। 26 सितंबर 1997 का वो दिन था। लोकेशन था घाटकोपर ईस्ट के अंदर एमजी रोड और राजावाड़ी रोड का जंक्शन, जिसे राजावाड़ी जंक्शन भी कहा जाता है। दोपहर के करीब 2:10 हो चुके थे। विजय सालस्कर और उसकी टीम अलग अलग जगह के ऊपर तैनात थी। थोड़ी ही देर में पीएसआई सुभाष मयेकर ने वायरलेस के ऊपर सालस्कर को एक मैसेज भेजा कि गाड़ी दिखाई दे रही है। विजय सालस्कर ने अपनी गाड़ी शुरू की और टीम आगे बढ़ी। चारों तरफ से टीम आगे बढ़ी ताकि सदा पावले को और उसकी गाड़ी को घेर लिया जाए। जैसे ही पुलिस ने सदा पावले को रोकने की कोशिश की, गाड़ी के अंदर से ही फायरिंग करना शुरू कर दिया सदा पावले ने। जैसे ही सदा पावले की तरफ से फायरिंग की जाने लगी, पुलिस ने भी जवाब दिया, पुलिस ने भी फायरिंग शुरू की। कुछ ही मिनटों के अंदर सदा पावले और विजय टंडेल दोनों को बहुत सारी गोलियां लग चुकी थी। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। पुलिस ने दावा किया था कि सदा पावले के पास से एक AK-47 बरामद हुई है। अब दोस्तों, बात यह है कि इस एनकाउंटर के अंदर ये जो गाड़ी थी, इस गाड़ी के अंदर सिर्फ ये दोनों नहीं थे, सदा पावले और विजय टंडेल सिर्फ ये दोनों नहीं थे, उनके फैमिली मेंबर्स भी थे और इसीलिए इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल खड़े किए जाने लगे। सदा पावले के परिवार वालों ने यह आरोप लगाया कि सदा पावले को और विजय टंडेल को पहले अरेस्ट किया गया था, उन्होंने सरेंडर किया था, पहले उन्हें अरेस्ट किया गया, उसके बाद उनका एनकाउंटर किया गया और यह फर्जी एनकाउंटर दिखाया गया है। इस केस के अंदर मानवाधिकार संस्थाओं ने भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 1998 में एक जुडिशियल कमीशन अपॉइंट किया गया। सेशंस कोर्ट के जज AS अगियार को अपॉइंट किया गया फॉर द जुडिशियल इंक्वायरी। उनके पास सदा पावले, विजय टंडेल और जावेद फावड़ा, इन तीनों के एनकाउंटर्स के केसेस इनके पास सौंपे गए। पूरी जांच करने के बाद जस्टिस अगियार ने अपने रिपोर्ट के अंदर इन तीनों एनकाउंटर्स को फर्जी बता दिया।
जैसे ही ये रिपोर्ट बाहर आई, मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्क्वाड्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा। मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स ने एनकाउंटर से अब दूरी बनाना शुरू कर दिया था। लोग तो एनकाउंटर इस शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करते थे। अगर जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर की जगह ऑपरेशन यह शब्द यूज किया जाने लगा था। लेकिन ओवरऑल किसी भी ऑफिसर को अननेसेसरली इंक्वायरी नहीं चाहिए थी और इसीलिए मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर का जो सिलसिला चल रहा था वो ऑलमोस्ट स्लो डाउन कर दिया था। लेकिन जैसे ही मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर स्लो डाउन किया, मुंबई की गैंग्स वापस एक्टिवेट हो चुकी थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 1998 में जब मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर स्लो डाउन कर दिए थे, ऑलमोस्ट हर तीसरे दिन किसी ना किसी गैंग ने किसी ना किसी का मर्डर किया था मुंबई के अंदर। ये बात हाईलाइट करती है मुंबई पुलिस के जो एनकाउंटर स्क्वाड्स थे उनकी वैल्यू और उनका मुंबई को सेफ रखने के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था उसे हाईलाइट करती है ये फैक्ट। 22 फरवरी 1999 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अग्यार कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट ने एनकाउंटर्स को फर्जी बताया था, उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और ये मुंबई पुलिस के लिए और एनकाउंटर स्क्वाड्स के लिए बहुत बड़ा रिलीफ था। हाईकोर्ट के सामने जो भी सबूत मौजूद थे, उन मौजूदा सबूतों के ऊपर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह मान लिया कि सदा पावले और विजय टंडेल की मौत पुलिस के साथ की एक जेन्युइन मुठभेड़ के अंदर हुई है, वो कोई फेक एनकाउंटर नहीं है। विजय सालस्कर और उसकी टीम को इस जजमेंट के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट के इस जजमेंट के बाद बहुत बड़ी राहत मिली थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अकेले 1997 में सिर्फ एक साल के अंदर विजय सालस्कर ने अलग अलग एनकाउंटर्स के अंदर गौली गैंग के 17 इंपॉर्टेंट शूटर्स को मार गिराया था। गौली गैंग के सारे मेन शूटर्स खत्म हो चुके थे। अरुण गौली जरूर जिंदा था लेकिन उसकी ताकत टूट चुकी थी। इसी दौरान दो पुराने दोस्त विजय सालस्कर और प्रदीप शर्मा की दोस्ती में भी दरारें आना शुरू हो चुका था। दोनों ने साथ में अपनी पुलिस ट्रेनिंग नासिक के पीटीसी के अंदर कंप्लीट की थी। मकड़वाला ब्रदर्स और श्रीकांत मामा एनकाउंटर जैसे अलग अलग ऑपरेशंस के ऊपर दोनों ने साथ में काम किया था। लेकिन एंटी नारकोटिक्स ब्रांच के अंदर हुए कुछ विवादों की वजह से और अपने अपने खबरी नेटवर्क्स की वजह से इन दोनों के दोस्ती के अंदर दरार आ चुकी थी। आगे जाकर दोनों अलग अलग एनकाउंटर स्क्वाड्स का हिस्सा बने। सालस्कर ने गौली गैंग पर फोकस किया तो प्रदीप शर्मा का एनकाउंटर स्क्वाड दाऊद और छोटा शकील के पीछे लग गया। दोस्ती जरूर कम हुई थी लेकिन दोनों एक दूसरे की काबिलियत जरूर जानते थे। विजय सालस्कर और प्रदीप शर्मा की राइवलरी के ऊपर, उनकी अनबन के ऊपर एक बड़ा वीडियो बन सकता है जो हम जरूर अगले कुछ दिनों में पब्लिश करेंगे। समय के साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड कमजोर होने लगा था। कई गैंगस्टर्स मारे गए, कई भाग गए देश छोड़कर, तो कई गिरफ्तार हो गए, जेल के अंदर पड़े रहे। विजय सालस्कर 2008 तक मुंबई पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन सेल से जुड़े हुए थे। उनकी टोटल 25 साल की पुलिस की सर्विस पूरी हो चुकी थी। इन 25 सालों के अंदर अलग अलग एनकाउंटर्स के अंदर विजय सालस्कर के हाथों करीब 70 शूटर, 70 अंडरवर्ल्ड डॉन्स मारे जा चुके थे। लेकिन 26 नवंबर 2008 की रात को उनके सामने कोई अंडरवर्ल्ड डॉन या शूटर नहीं था, बल्कि ट्रेंड आतंकवादी थे। उनके हाथ में रिवॉल्वर या पिस्तौल नहीं थी, बल्कि AK-47 थी। 26 नवंबर 2008 रात के 9:30 बजे विजय सालस्कर अपने गोरेगांव के घर पहुंचे। आमतौर पर विजय सालस्कर बहुत लेट घर पे आते थे, लेकिन उस दिन वो जल्दी घर पहुंचे थे। उनकी वाइफ स्मिता ने उनके लिए खाना बनाया था। उनकी 21 साल की बेटी दिव्या ने कहा कि पापा खाना खाने के बाद लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, और विजय सालस्कर ने हाँ कह दिया था। वो जस्ट खाना खाने बैठे ही थे, तभी विजय सालस्कर का फोन बजा। फोन क्राइम ब्रांच से था। मुंबई के ऊपर कोई बहुत बड़ा अटैक हुआ है ऐसी कोई खबर थी। फोन रखते ही विजय सालस्कर ने अपनी बेटी दिव्या से कहा, बेटा मुझे जाना होगा। उन्होंने फोन करके अपने ऑफिसर्स को अलग अलग जगह पर मिलने के निर्देश दे दिए। करीब 9:50 तक वो अपनी पर्सनल क्वालिस, टोयोटा क्वालिस लेकर घर से निकल चुके थे। उन्होंने नितिन अलकनूरे को रास्ते में पिकअप किया और वो हाजी अली और नेपियन सी रोड होते हुए कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंचे।
वहां उनके पुराने बॉडीगार्ड और पुलिस नायक अरुण जाधव भी उनके साथ जुड़ गए। क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर राकेश मारिया ने विजय सालस्कर को मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर पहुंचने का निर्देश दे दिया, लेकिन आजाद मैदान पुलिस स्टेशन के पास जो 2 हथियारबंद पुलिस खड़े थे उनसे उन्हें पता चला कि कामा हॉस्पिटल के वहां पे फायरिंग हो रही है। सालस्कर ने अपनी गाड़ी सीधी कामा हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। इस बीच रात के करीब 11:30 बजे सालस्कर की बीवी और बेटी अपने घर पे टेलीविजन के ऊपर ताज होटल के गुंबद से निकलती हुई आग देख रहे थे। दोनों विजय के लिए चिंतित थे और इसीलिए दिव्या ने अपने पापा को फोन लगाया। विजय सालस्कर ने वो फोन उठाया। दिव्या ने कहा, पापा आप कहाँ हो? विजय सालस्कर ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि मैं स्पॉट पे हूं, बाद में फोन करूंगा। दिव्या ने अपने मोबाइल के अंदर अपने पापा का विजय सालस्कर का नंबर एज अ सुपरमैन सेव करके रखा हुआ था। ये दिव्या की अपने पापा से आखिरी बातचीत थी। कामा हॉस्पिटल के पिछले गेट पे विजय सालस्कर, एटीएस चीफ हेमंत करकरे और एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे अलग अलग रास्तों से कामा हॉस्पिटल के पिछले गेट पर पहुंचे। वहां पे एक घायल वायरलेस ऑपरेटर था। उस वायरलेस ऑपरेटर ने इन तीनों को बताया कि एडिशनल कमिश्नर सदानंद दाते हॉस्पिटल के अंदर आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ के अंदर घायल हो चुके हैं। कुछ ही समय के अंदर सेंट जेवियर्स कॉलेज की तरफ से गोलियों की आवाज आने लगी। तीनों ने यह तय किया, अशोक कामटे, हेमंत करकरे और विजय सालस्कर, तीनों ने यह तय किया कि वो आतंकवादियों को सामने से घेर लेंगे। वहां पे पाइदुनी डिवीजन की एक टोयोटा क्वालिस, व्हाइट कलर की टोयोटा क्वालिस खड़ी थी। उस टोयोटा क्वालिस के अंदर ये सब लोग बैठ गए। विजय सालस्कर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे। उनके बगल में एडिशनल कमिश्नर अशोक कामठे बैठे हुए थे। क्वालिस की बीच वाली सीट के ऊपर एटीएस चीफ हेमंत करकरे बैठे हुए थे और पीछे की सीटों के ऊपर अरुण जाधव, ड्राइवर भोसले, योगेश पाटिल और जयवंत पाटिल बैठे थे। टोटल 7 पुलिसकर्मी उस वक्त उस क्वालिस के अंदर सवार थे। टोयोटा क्वालिस बदरुद्दीन तैयब जी रोड से रंग भवन लेन की तरफ आगे बढ़ने लगी। तभी वायरलेस के ऊपर मैसेज आया कि रंग भवन लेन के ऊपर, उसी रोड के ऊपर एक लाल गाड़ी के पीछे 2 आतंकवादी छिपे हुए हैं। अशोक कामटे ने विजय सालस्कर को गाड़ी की स्पीड स्लो करने को कहा। पूरी की पूरी पुलिस टीम चौकन्ना थी। विजय सालस्कर ने स्पीड कम कर दी थी। सड़क की दाहिनी ओर 5 फुट, करीब 5 फुट ऊंची झाड़ियां थी। जैसे ही क्वालिस उन झाड़ियों को क्रॉस कर रही थी, अंदर बैठे पुलिस वालों के ऊपर उन झाड़ियों की तरफ से AK-47 से फायर किया गया। झाड़ियों के पीछे अजमल कसाब और अबू इस्माइल छिपे हुए थे। सालस्कर, कामठे, करकरे, अरुण जाधव, इन सभी ने गाड़ी के अंदर से ही जवाबी फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस की फायरिंग में अजमल कसाब के हाथ पर गोली लगी, उसकी राइफल नीचे गिर गई। अबू इस्माइल की भी राइफल नीचे गिरी थी, लेकिन तुरंत अबू इस्माइल ने अपनी राइफल उठाकर वापस पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया। क्वालिस के शीशे टूट चुके थे। अरुण जाधव के दाहिने हाथ और बाएं कंधे पर गोलियां लगी थी। उनकी कार्बाइन उनके हाथ से गिर गई। ड्राइवर भोसले और दोनों कांस्टेबल उनके ऊपर गिर चुके थे। कुछ ही मिनटों में गाड़ी के अंदर जितने पुलिस वाले बैठे थे सबको गोलियां लग चुकी थी। अजमल कसाब और अबू इस्माइल को लगा कि अब पुलिस वाले जितने भी अंदर है क्वालिस के अंदर सारे मर चुके हैं। ये दोनों क्वालिस के नजदीक आए। उन्होंने दरवाजा खोला। करकरे, हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर, इन तीनों को गाड़ी से खींचकर इन्होंने बाहर निकाला और रास्ते पे फेंक दिया। पिछली सीट पर अरुण जाधव अपने साथियों के बॉडीज के नीचे दबे हुए थे, लेकिन जिंदा थे। उन्होंने सांस रोक ली और मरने का नाटक किया। कसाब और अबू इस्माइल कॉलेज के अंदर बैठ गए। अबू इस्माइल कार चला रहा था। दोनों आतंकवादी उसी पुलिस की गाड़ी को लेकर वहां से निकल गए। रंग भवन मार्ग से क्वालिस फ्री प्रेस मार्ग तक गई। वहां पे उन्होंने उस गाड़ी को छोड़ दिया और कोई और गाड़ी हथिया ली और उस गाड़ी के अंदर वो ट्रैवल करने लगे, अजमल कसाब और अबू इस्माइल। जब ये दोनों कॉलेज से बाहर निकल जा चुके थे, तब अरुण जाधव, जो कि जिंदा थे और मरने का नाटक कर रहे थे, उन्होंने अपना वायरलेस सेट उठाया और पुलिस कंट्रोल रूम को खबर दे दी। रात 12:25 पर पुलिस कंट्रोल रूम को यह खबर दी गई कि ये दोनों दूसरी गाड़ी लेकर
आगे निकल चुके हैं और पायधुनी डिवीजन की जो टोयोटा क्वालिस है उसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर जख्मी है। अरुण जाधव की इसी जानकारी ने आगे पुलिस कंट्रोल रूम को इन दोनों को, कसाब और अबू इस्माइल को ट्रैक करने में मदद की। गिरगांव चौपाटी पर हुई अगली मुठभेड़ में अबू इस्माइल को मार दिया गया और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रास्ते पर, रंग भवन मार्ग के रास्ते पर विजय सालस्कर पड़े हुए थे और जीवित भी थे। वो मदद के लिए आवाज लगा रहे थे, मला वाचवा, मला गोली लाग लिया है, यानी कि मुझे बचाओ, मुझे गोली लगी हुई है। आसपास की बिल्डिंग के लोग ये आवाज सुन रहे थे। वो छिपे हुए थे अपने अपने घरों के अंदर, लेकिन आतंकवादियों के डर से कोई बाहर नहीं आया। दोस्तों, एक बात मैं यहां कहना चाहता हूं, अगर वहां का कोई भी रेसिडेंट, कोई भी सिटीजन सालस्कर की आवाज सुनकर अगर बाहर आया होता और ऑन टाइम उन्हें अगर हॉस्पिटल ले जाया गया होता, तो दोस्तों आज विजय सालस्कर हमारे बीच जीवित होते। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे रोजमर्रा के लाइफ के अंदर भी हम जब सड़क से गुजर रहे होते हैं और वहां पे अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी दिखी तो हमें रुकना चाहिए और इमीडिएटली उस इंसान की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस दिन किसी ने विजय सालस्कर की हेल्प नहीं की। जब पुलिस की दूसरी वैन वहां पहुंची तब विजय सालस्कर को जीटी हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल में पहुंचने के बाद भी विजय सालस्कर जीवित थे, बोल नहीं पा रहे थे। उनकी जेब के अंदर, उनकी पैंट की जेब में एक बड़ा चाबियों का गुच्छा था जो उन्हें चुभ रहा था। आंखों से उन्होंने इशारा करके उस गुच्छे को निकालने के लिए कहा। दोस्तों, विजय सालस्कर के बॉडी से बहुत खून बह चुका था। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन आखिरकार विजय सालस्कर शहीद हो गए। कई साल पहले मलाड के एक पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ एक लड़का पुलिस की पावर देखकर पुलिस की सर्विस के अंदर आ गया और आगे जाकर उसने कई गैंगस्टर्स को निपटा दिया, कई खतरनाक शूटर्स से लोहा लिया और मुंबई को सेफ रखने की पूरी कोशिश की। राजा शाहबुद्दीन से लेके मकड़वाला ब्रदर्स तक, अमर नाइक से लेके सदा पावले तक, और अपनी जिंदगी की आखिरी रात में भी मुंबई के ऊपर अटैक करने वाले टेररिस्ट का सामना करने के लिए वो सबसे आगे थे। भारत सरकार ने विजय सालस्कर को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया है। जब विजय सालस्कर के मौत की खबर प्रदीप शर्मा को मिली, अपने दोस्त के मौत की खबर प्रदीप शर्मा को मिली, तब उनकी आंखों में आंसू थे। बाद में उन्होंने कहा कि विजय सालस्कर हमेशा उनके लिए एक बेंचमार्क रहे हैं। विजय सालस्कर के जाने से क्लास ऑफ 83 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और 26/11 के शहीद विजय सालस्कर की। दोस्तों, अमूमन ऑलमोस्ट हर एक वीडियो के एंड में हम आपको जरूर ये कहते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। लेकिन इस बार मैं ये जरूर कहूंगा कि ये वीडियो मेरे लिए पर्सनली बहुत ही स्पेशल है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना जरूरी है ताकि लोगों को पता चले विजय सालस्कर का कंट्रीब्यूशन क्या था और उनकी कमिटमेंट किस हद तक की थी। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विजय सालस्कर के बारे में आपकी जो भी इमोशंस है कमेंट्स के अंदर जरूर लिखना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।